आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर पेपर सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इन आईपीओ चार्ट्स पी स्टैंड फॉर। तो आईपीओ चार्ट में पी क्या बताता है? ऑप्शन है प्रोग्राम को बताता है, प्रोसेस को बताता है, पब्लिश को बताता है, प्रिजम्पशन को बताता है। तो एक बार आईपीओ चार्ट के बारे में पूरा समझ लेते हैं तो आंसर भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सवाल हमसे जो पूछ रहा है वो ये है कि आईपीओ चार्ट में आईपीओ, तो पी का क्या मतलब है? तो आईपीओ में तीन चीज़ें होती है, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। यानी कि कुछ इनपुट हम देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट हमें मिल जाता है। तो आईपीओ में पी का मतलब हो गया प्रोसेस। लेकिन आईपीओ चार्ट होता क्या है? तो आईपीओ चार्ट एक ग्राफिकल चार्ट होता है, एक डायग्राम होता है जो हमें किसी फंक्शन का या सिस्टम का स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। जैसे कोई फंक्शन हमने लिखा तो उस फंक्शन के अंदर हम ये दिखा सकते हैं कि इनपुट इसके अंदर क्या जाएगा और ये फंक्शन क्या करके उसको क्या हमको रिजल्ट देगा। तो फंक्शन के अंदर क्या इनपुट गया, फंक्शन ने क्या उसके ऊपर प्रोसेस करी और हमें आउटपुट क्या मिला, ये हमें बताता है हमारा आईपीओ चार्ट। इसको आईपीओ डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो जो आईपीओ चार्ट है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस चार्ट है और इसमें जो कोई टास्क है या प्रोग्राम है उसकी फंक्शनलिटी को हाई लेवल पर ये दिखाता है और बिगनर्स को सिखाने के लिए है ये, और सिस्टम के लॉजिक को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है और किसी छोटे छोटे फंक्शन के प्लानिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। यहाँ आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे इनपुट हमने दिया ए और बी, तो जो हमारा जो फंक्शन है वो प्रोसेस करके ए और बी को जोड़ेगा और हमें रिजल्ट देगा सम, दोनों को जोड़ देगा। मान लीजिए 2 + 2 आपने दिया, उसने उसको प्रोसेस किया और 4 हमें रिजल्ट दे दिया। तो ये एक आईपीओ का एग्जाम्पल हो गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है ए ऑप्शन में प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो पूरे सॉफ्टवेयर को बताता है, आईपीओ तो केवल प्रोसेस को बताता, आईपीओ तो केवल इनपुट आउटपुट प्रोसेस को दिखाता है। तो पी का मतलब है प्रोसेस। तो पी हमने बता ही दिया, ये हमारा सही आंसर है। पी फॉर प्रोसेस, यानी कि इनपुट डेटा पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो हमारी प्रोसेस कहलाती है। तो यह फंक्शन की एक लॉजिक और ट्रांसफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। एक ऑप्शन दिया है पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना, तो इसका आईपीओ से कोई लेना देना तो है नहीं। और प्रिजम्पशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो इसका भी आईपीओ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका प्रोसेस जो है वो सही आंसर है। वैसे जो चार्ट हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक आईपीओ चार्ट है, हमने बात करी इनपुट प्रोसेस आउटपुट की, जो कि छोटे सिस्टम्स में ओवरव्यू के काम में आता है। जैसे एक कैलकुलेटर का फंक्शन है तो हम बता सकते हैं एक डायग्राम डिजाइन करके कि कैलकुलेटर हमारा क्या काम कर रहा है। इनपुट देंगे, कैलकुलेट करेगा और आउटपुट मिल जाएगा, ये हमारा कैलकुलेटर काम करता है। एक जो चार्ट होता है वो है हीपो। तो इसमें हायरार्की जब जुड़ जाता है, आईपीओ के साथ जब हायरार्की जुड़ता है तो वो हीपो बनाता है, इसलिए इसका पूरा नाम है हायरार्की प्लस इनपुट आउटपुट चार्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम मॉडल्स बनाते हैं उनके हर स्टेप पर हम एक आईपीओ और डिजाइन करते हैं। इसको हायरार्की यानी कि ट्री स्ट्रक्चर की तरह बनाते जाते हैं और हर नोड पर हम एक आईपीओ चार्ट बना देते हैं, जिससे समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है पूरी प्रोसेस को। तो इसे कहेंगे हम हायरार्की प्लस इनपुट आउटपुट प्रोसेस चार्ट। तो जो हीपो चार्ट है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं और टॉप डाउन मॉड्यूलर अप्रोच जहाँ यूज किया जाता है वहाँ हीपो चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी प्रकार से जब हम आईपीओ के अंदर से आई निकाल देते हैं तो हमारा बच जाता है पीओ चार्ट। इसका मतलब है प्रोसेस आउटपुट चार्ट। तो जब हमारे जो इनपुट है वो पहले से पता हो, फिक्स हो, अज्यूम किए हों, जैसे हमने एक फंक्शन लिखा और फंक्शन में हमने कोई जो इनपुट है वहाँ फिक्स कर लिए, तो उसको फिर हम पीओ चार्ट के थ्रू ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ इनपुट है ही नहीं, इनपुट तो फंक्शन खुद ही ले रहा है। तो प्रोसेस और आउटपुट ये दोनों काम हमारा पीओ चार्ट दिखाता है।
एक नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपने देखा होगा कि जब हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखते हैं तो यहाँ हम स्टार्ट लिखते हैं, यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो रहा है और फिर आगे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और फिर यहाँ कोई कंडीशन आ जाती है तो इस तरह से एक डायमंड क्रिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं, एरो लगा देते हैं, अगर यस है तो इधर चलेंगे, नो है तो इधर चलेंगे। तो इस तरह से जो लॉजिकल हमको जब डिसीजन लेने होते हैं तो हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस चार्ट के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो सॉफ्टवेयर का लॉजिक है वो फ्लो के रूप में हमको दिखता है। इसके अंदर जो सिंबल्स है, जैसे ओवल का अभी मैंने बताया स्टार्ट एंड को रिप्रेजेंट करता है, डायमंड डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, यस है तो इधर जाना है, नो है तो इधर जाना है। रेक्टेंगल कोई प्रोसेस कर रहा है, कोई कैलकुलेट कर रहा है तो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल, और एरो हमारे फ्लो को कंट्रोल करते हैं, फ्लो को दिखाते हैं। जैसे हमें स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इनपुट किया ए और बी प्रोसेस हुआ और हमें रिजल्ट मिल गया, आउटपुट मिल गया और हमने इसको एंड कर दिया। इस तरह से ये फ्लो चार्ट हमारा होता है। फ्लो चार्ट के बाद अगला जो चार्ट है वो है डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं पूरे इस पेपर के अंदर, तो बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं डीएफडी से रिलेटेड। तो एक तो फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, डेटा फ्लो डायग्राम। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस डायग्राम में हम डेटा का फ्लो बताते हैं कि डेटा कहाँ से किधर की ओर फ्लो हो रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये बताता है कि डेटा सिस्टम के अंदर कैसे फ्लो करता है। डेटा जो है वो पूरे सिस्टम के अंदर कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, ये डीएफडी डायग्राम हमें बता देता है। तो इसका जो यूज है वो बड़े सिस्टम्स में जहाँ मॉड्यूल्स बनाए गए हों, डेटा के स्टोरेज बनाए गए हों या डेटा मूवमेंट को समझाने के लिए ये हमें डीएफडी हेल्प करता है। इसमें भी जो सर्किल है वो प्रोसेस को बताता है, रेक्टेंगल जो है वो एक्सटर्नल एंटिटी को बताता है। एक्सटर्नल एंटिटी जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम है, कोई बैंक का सिस्टम है, ये बैंक का सिस्टम ने ले लिया। अब इसमें एक्सटर्नल लोग कौन होंगे, इसके यूजर्स होंगे जो बैंक में खाता रखते हैं, कुछ डिपॉजिट कराने आए हैं, ये एक्सटर्नल एंटिटीज होगी। तो ये जो एक्सटर्नल एंटिटी है इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं डीएफडी के अंदर, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बैंकिंग सिस्टम बोल रहे हैं। और जो डेटा इसके अंदर स्टोर होता है उसको हम यहाँ ओपन रेक्टेंगल के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एरो है वो हमारे डेटा के फ्लो को बताता है कि डेटा इधर फ्लो हो रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल एंटिटी कौन होगा, कस्टमर होगा जो खाता रखते हैं अपना। और प्रोसेस को क्या होगी, मनी का ट्रांसफर होगा, मनी का लेन देन होता है प्रोसेस, यही तो प्रोसेस होती है बैंक में। और डेटा स्टोर कहाँ होता है, उसके डेटाबेस में स्टोर होता है। अकाउंट्स लेजर्स बनते हैं सबके अलग अलग, तो उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है किसी डेटाबेस में। तो ये है हमारा डीएफडी। डीएफडी के लेवल्स भी हो सकते हैं। एक बार तो हम केवल ओवरव्यू दिखा रहे हैं, उसको लेवल 0 कहेंगे। फिर इसको भी हम खोल करके दिखाते हैं तो उसको हम लेवल 1 कहेंगे। फिर जो हमारा ये है इसको भी हम और खोल करके दिखाते हैं तो इसको हम लेवल 3 कहेंगे। तो इस तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और हम इसके अंदर बता सकते हैं लेवल्स डीएफडी के अंदर। नेक्स्ट जो चार्ट आता है उसका नाम है यूएमएल। तो ये जो यूएमएल है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर काम में लिया जाता है। तो यूएमएल की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो यूएमएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो जहाँ क्लास, ऑब्जेक्ट और इंटरेक्शन की बात दिखाई दे वहाँ हम यूएमएल डायग्राम बनाते हैं। यूएमएल के अंदर एक तो यूज केस डायग्राम बनते हैं, एक क्लास का डायग्राम अलग बनता है, एक सीक्वेंस डायग्राम अलग बनता है, एक्टिविटी डायग्राम बनता है, स्टेट मशीन डायग्राम बनता है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी बताए हैं, क्लास जो डायग्राम है वो हमें शोज क्लास, उनके एट्रीब्यूट होंगे, उसमें मेथड्स होंगे। जैसे आपने जावा के अंदर क्लास पढ़ी होंगी, उस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। तो उस तरह से ही यहाँ क्लास के जो डायग्राम बनेगा उसमें भी ये सारी चीज़ें होंगी। और यूज के जो डायग्राम बनेंगे उसमें केवल इंस्ट्रक्शन को बताया जाता है, यूजर और सिस्टम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको शो करने के लिए हम यूज के डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज चार्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इतने सारे चार्ट कवर किए हैं, आईपीओ, हीपो, पीओ, फ्लो चार्ट, डीएफडी, यूएमएल। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं।
तो आईपीओ हमारा फंक्शनल को ओवरव्यू करता है, और जो एच आईपीओ है वो हमारे मॉड्यूलर डिजाइन को ओवरव्यू देने में काम आता है। और पीओ जो है वो सिंपल प्रोसेस को दिखाता है, जबकि फ्लो चार्ट हमें लॉजिकल फ्लो को दिखाता है, और डीएफडी हमें डेटा का मूवमेंट यानी डेटा फ्लो को दिखाता है। और यूएमएल जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड मॉडलिंग है। कॉम्प्लेक्सिटी आईपीओ में लो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हीपो में मीडियम होती है, थोड़ा हर लेवल के ऊपर हमें आईपीओ चार्ट बनाना होता है, जबकि पीओ तो बहुत ज़्यादा लो है, इसके अंदर इनपुट भी ऑलरेडी फिक्स होते हैं। और जो है फ्लो चार्ट ये मीडियम लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है, और डीएफडी और यूएमएल है ये हाई कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर पाई जाती है। तो इनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, जैसे यूएमएल में तो आपको बता ही दिया मैंने, ऊप्स सिस्टम में इस्तेमाल होता है। डीएफडी का कहाँ इस्तेमाल होता है, डेट सिस्टम के एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हम एनालिसिस फेज पढ़ते हैं डिजाइन के बाद, एनालिसिस के फेज जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लो चार्ट हम एल्गोरिदम बनाने के लिए करते हैं, जबकि आईपीओ पीओ और ये चार्ट हैं ये हमारे बिगनर्स, और एचपीओ जो है वो लार्ज सिस्टम में इस्तेमाल होता है, जो पीओ है वो फिक्स्ड इनपुट सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कंपैरिजन हमने देख लिया, एक बार इसको रिवाइज कर लिया। कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ चार्ट में पी किसको दिखाता है, प्रोसेस को दिखाता है। फ्लो चार्ट में डिसीजन पॉइंट के लिए कौन सा सिंबल है, डिसीजन के लिए डायमंड है, मैंने बना करके भी दिखाया था। और डीएफडी में डेटा स्टोर कैसे दर्शाया जाता है, ओपन रेक्टेंगल से डेटा का स्टोर दिखाया जाता है। हीपो चार्ट हायरार्की किस चीज़ को दर्शाती है, मॉड्यूल्स लेवल को हीपो चार्ट दिखाता है। तो आईपीओ चार्ट में पी प्रोसेस होता है और इनपुट डेटा पर होने वाले एक्शन को दिखाता है। स्ट्रक्चर्ड जो चार्ट हैं उनमें हीपो, पीओ, फ्लो चार्ट, डीएफडी, यूएमएल डायग्राम शामिल होते हैं, और हर चार्ट का अपना स्पेसिफिक उपयोग है। तो कोई सिस्टम मॉडलिंग में न तो कोई लॉजिक विजुलाइज, तो सिस्टम मॉडलिंग में कोई काम आता है तो कोई लॉजिक विजुलाइजेशन में काम आता है। हर चार्ट का अपना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, उपयोग होता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा प्रोसेस है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और बाकी के हमने 6 चार्ट डिस्कस किए वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।